हम दलित समाज के लोगों को मोटा गांव में बाल नहीं काटते, कोई मटके से उनके घरों का पानी नहीं पीना, खटिए पे नहीं बैठने देते, बाद में उनके खेत में जाना तो उनकी इजाज़त लेनी पड़ती है। गांव में मंदिर है बहुत, सूरत देवी माँ का मंदिर है मोटा बड़ा, उसमें अंदर जाने नहीं देते, कि अशुद्ध हो जाता है मंदिर भी। ना कोई बुजुर्ग 50 साल का 60 साल का बैठेगा तो वो लोग उठ के चले जाएंगे, तो फिर बाद में वो पूछेगा क्यों उठ गए, तो तेरे साथ हम नहीं बैठे, तू दलित है। In 2022, there were over 57,000 recorded cases of crimes against scheduled castes, averaging 158 cases daily. ठेले पे बाहर में तो कुत्ता खाता है ऐसे खिलाते हो। तो इनको प्रॉब्लम बहुत होता है कि तुम दलित हो, दलित घोड़ी पे बैठ नहीं सकता, पगड़ी नहीं पहन सकता, हम दलित क्यों घोड़ी पर नहीं बैठ सकते हैं? कि हम जिंदा है लेकिन मरे मरे जी रहे हैं। दिल में तो बहुत महसूस होता है कि क्या करें। इस तरफ इस खटिया में दलित बैठते हैं। गांव में लोग ताना देते थे कि ये भिखमंगा है। ब्रह्मा के मुख से जो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। अगर छोटी जात अपने मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो कोई गुनाह है? ये लोग कर्म अच्छा नहीं करते ना यार। अरे ब्राह्मण जी कैसे बात करल सर, तो उससे ज्यादा हमने खटनी करत है। तो एक दिन गई रही स्कूल, झाड़ू लगवाने और वापिस भरवाने, फिर कुकुर मरा रहा एक दिन बाबा ने नाई बहावत रहे, डंडा मारे। जब किसी ब्राह्मण क्षत्रिय का हम सामान लेते हैं तो जो है कि वो पैसा जमीन पर रखवा पर उस पर पानी गिराते हैं कि ये शुद्ध हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर कमेंट करेंगे तो कह भी देते हैं कि चमाइन कहीं की। अगर हम लोग जैसे कोई संघर्ष करने जाते हैं ना तो गांव के लोग मतलब कहते हैं आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, सब कुछ तो मिल रहा है। जब हमारे गांव में राशन कम मिल रहा था तो मैंने एक बार मतलब वो किया, कंप्लेन किया, तो जो हमारे गांव के प्रधान है, पूर्व प्रधान है, फिर भी अपना दावा दिखाते हैं यहाँ पे। अब हम मुझको क्या बोलते हैं कि ये मायावती बनी है, और गालियाँ भी देते हैं, कहेंगे अरे चमार साले लोग एकदम वो पगला गए हैं, चर्बी चढ़ गई है। और वो 15 साल से प्रधान थे, वो ठाकुर जाति के हैं, जो किए हैं वैसे सबके साथ करते हैं, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं देता। ये क्लिप्स देखी आप लोगों ने, और न जाने कितनी ऐसी क्लिप्स हैं जो कभी बन नहीं पाई, जिसमें लोग सामने नहीं आ पाए, या उस लड़की के साथ साथ उस लड़के के पीछे कितने ऐसे लोग रहे होंगे जो कभी भी ये बयान नहीं कर पाए कि उन पे क्या बीतती है इन सारी चीज़ों को लेके। ये कहना काफ़ी आसान है कि रिजर्वेशन हटा दो, रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके कारण कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन फिर से आ रहा है, फिर से एक लेयर बनती जा रही है। एक इंसान जो डिज़र्व नहीं करता है वो आगे बढ़ता जा रहा है, और एक इंसान जो डिज़र्व करता है वो पीछे रहता जा रहा है। लेकिन क्या आप थोड़ी देर के लिए ये भूल सकते हैं कि आप कोई जनरल है, ओबीसी हैं, SC ST हैं, या थोड़ी देर के लिए ये अपने जहन में बिठा सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक इंसान हैं, और अगर इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो कैसा लगेगा आपको। एक पर्टिकुलर क्लास को इन सारी सिचुएशन से निकालने के लिए ही रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया था। आज से कई साल पहले जब रिजर्वेशन लागू किया गया था तो ये सोचा गया था कि आने वाले समय में सारे के सारे सेक्शंस जो हैं सोसाइटी के वो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिनके लिए रिजर्वेशन बनाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, उन तक तो ये चीज़ें पहुंच ही नहीं रही हैं। पहुंच रही हैं तो वो लोग जानते नहीं हैं। अगर जानते होते तो ये स्थिति, ये कंडीशन जो आज आप देख रहे हैं, ये नहीं होती। याद है आप सबको हाथरस का केस। अब इन सारी चीज़ों को एक साइड में रख देते हैं और ये देखते हैं कि अगर हम प्रेजेंट को जी रहे हैं तो प्रेजेंट में जीने के साथ साथ प्रेजेंट को अच्छा बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। तो उन यूथ का क्या होगा जो बर्बाद हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं रिजर्वेशन को लेके, या डिजर्व होते हुए भी नहीं पाते हैं वो चीज़ जो उन्हें चाहिए, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे वो जॉब के किसी सेक्टर में हो। इस चीज़ को कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि एक 100 मीटर की रेस है जहाँ पे जनरल कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और एक बंदा OBC कैटेगरी का खड़ा हुआ है। रेस लगाई जा रही है 100 मीटर की, लेकिन कुछ लोगों को 50 मीटर आगे खड़ा किया गया है, कुछ को 25 मीटर आगे खड़ा किया है, और कुछ ऐसे हैं जो एक स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं जो कि 100 मीटर दूर है टारगेट से।
वो रेस शुरू होती है, जाहिर सी बात है वो इंसान जीतेगा जो 50 मीटर पे खड़ा होगा, क्योंकि उसे जो एफर्ट लगाना पड़ेगा वो दूसरा होगा। और वो इंसान जिसके जीतने की प्रोबेबिलिटी बेहद कम है, वो कितना भी एफर्ट लगा ले उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ने वाली। तो एट द एंड किस कंक्लूजन में लैंड करें हम? रिजर्वेशन एक अभिशाप या रिजर्वेशन एक वरदान? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और सेक्शन है सोसाइटी का, चलिए चल के उन्हें भी समझ लेते हैं। यू आर नॉट सीइंग द स्किल इन अ पर्सन, व्हाट यू सीइंग इस साला इसका कास्ट क्या, इसका एससी है। दलित लोग हैं, दलित लोग नीची कास्ट होती है, हमारी बराबरी पे कैसे बैठ जाएंगे? छुआछूत चल ही रहा है अब तक। उन्हें खवाए देता है, हम उन्हें यहाँ खाता है। हम लोग नीचे कौम के हैं, वो लोग ऊंची कौम के हैं, तो उन लोगों के घर में हम लोग कैसे जा सकते हैं? छुआछूत मानते हैं ना, बच्चे भी बड़े भी सब लोग मानते हैं। साथ वो डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हुआ होगा ना कि आपके हाथ से किसी ने पानी नहीं पिया होगा या आपको डिस्क्रिमिनेट किया होगा किसी और? इसलिए क्योंकि देयर इज अ रीजन, आई एम अ ठाकुर। कुछ लोगों का एक बिलीव होता है, अगर आप देखोगे कि अगर एक झाड़ू वाला अगर आपको आके पानी देगा आप पियोगे। मेरा क्या है, अगर मुझे कोई देगा आई वोंट टेक दैट। यही भेदभाव, यही भावना हमारे देश को इतना पीछे ले जाती है। अगर भेदभाव है तो फिर आरक्षण मिलना चाहिए। आपको लगता है कि आज भी समाज में छुआछूत है? बिल्कुल नहीं, 0%। ऐसे ऐसे दिखाऊंगा आपको SC ST वाले, दोज हु हैव कार, वो कार से आते हैं जाते हैं। एससी लोग जो बोलते हैं हम लोग को गरीब, वो एक्चुअल में अगर उनको देखा जाए ना, वो फाइनेंशियल हालत उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। नहीं, फाइनेंशियल हालत अगर स्ट्रॉन्ग भी हो गई किसी की तो क्या डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ होता है या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? राष्ट्रपति के साथ हुआ है। रामनाथ कोविंद जी गए, सीढ़ियों पे बैठा के पूजा करवाई उनके साथ। तो लोग कह रहे थे उनकी वाइफ के पैर में दर्द था इसीलिए ऊपर नहीं चढ़ पाए। देखो साहब, ऐसा है, अपनी खाल बचाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, आपको भी पता है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, वो एक मंदिर में गए, उस मंदिर को भी उन्होंने धोया। अमड़ हर चीज को तथ्य के आधार पे ही बोलता है। शहर में देखिए छुआछूत टोटल समाप्त है। पिछले 60 साल से SC ST और अब OBC आरक्षण। हमारे बच्चे दिन रात रगड़ रगड़ के पढ़ते रहे, और जब एडमिशन का मौका है तो खैरात लूट लीजिए आप लोग। डर लगता है ना मेहनत करने से। स्वागत है दोस्तों आप सबका सिंप्लीफाइड विद शशांक में। ये क्लिप्स देखकर आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ, रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक जिस पे अगर डिबेट की जाए तो शायद ही कभी डिबेट खत्म हो, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। अब रिजर्वेशन जो कि अपने आप में ही एक डिस्क्रिमिनेशन है, जो डिवाइड करता है लोगों को, प्रायोरिटी देता है कास्ट के बेसिस पे, तो ये एक ऐसा टूल है जो खुद राइट टू इक्वलिटी को अपोज कर रहा है। ये भला कैसे डिस्क्रिमिनेशन को हटाएगा? सो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये ऑलरेडी एक वास्ट टॉपिक है, इस पे अगर डिबेट की जाए तो ये एक नेवर एंडिंग डिबेट होगी। इसी कारण से इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सो पहला पार्ट ये है जहाँ पे हम समझेंगे कि रिजर्वेशन क्यों आया, क्या जरूरत पड़ी, और ऐसा क्या हुआ कि रिजर्वेशन का इंट्रोडक्शन कराना पड़ गया, क्या इतिहास रहा ओरिजिन का, और वो सारी चीजें। और दूसरे वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इसके इफेक्ट, क्या क्या चेंजेस इसने सोसाइटी में लाए हैं, और इसके साथ साथ क्या इम्पैक्ट पड़ा है लोगों पे, क्या वाकई में लोगों को रिजर्वेशन मिला है या नहीं मिला है, और जिन्हें मिला है तो उनको कितना एडवांटेज हुआ है, और जिन्हें नहीं मिला है वो कितने लॉस में है। वो सारी चीजें हम समझेंगे, इसके सक्सेस रेशियो से लेके इसके फेलियर के कॉजेस तक, और इवन इन सारे डीप डिस्कशन के बाद हम कंक्लूजन तक भी पहुंचेंगे, जहां ये हम समझेंगे कि इसकी जरूरत आज समाज को है या नहीं है, क्या इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर कंटिन्यू करना चाहिए तो किन किन टर्म्स को याद रखना चाहिए, समझना चाहिए, और क्या क्या और चेंजेस ऐड करके या ला के हम आगे बढ़ सकते हैं कि जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो उन लोगों पे जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। सो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और ये जर्नी बहुत ही शानदार होने वाली है, तो मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी इस जर्नी को मिस करे। सो दोस्तों, जितना हद तक जनरल वाले लोग परेशान हैं रिजर्वेशन से, उतना ही ये ज़रूरी है जिनके लिए ये बनाया गया है। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक स्टोरी से अगर मैं आपको समझाऊं तो एज्यूम कीजिए कि आपकी एक फैमिली है जहाँ पे आप हेड हैं, और आपके यहाँ 2 बच्चे हैं। एक ऐसा बच्चा है जो 2 साल का है, और एक ऐसा बच्चा है जो 10 से 12 साल का है। किसी भी जर्नी में अगर आप निकलते हैं, कहीं अगर आप पैदल जाते हैं, तो जाहिर है वो छोटे बच्चे को आप गोद में लेके जाएंगे, क्योंकि ये आपको भी मालूम है कि वो कैपेबल नहीं है कि वो उतना वॉक कर सके, वो आपके साथ कदम पे कदम मिला के चल सके, और जितना आगे आप बढ़ रहे हैं उतना आगे वो बढ़ सके। सो उस बच्चे की आप ज़्यादा केयर करेंगे कंपैरेटिवली उसके जो 10 से 12 साल का है, और उसको आप गोद में भी उठा के चलेंगे, केयर करेंगे कि कहीं थकान के कारण कहीं ज़्यादा उसकी तबीयत ना बिगड़ जाए। ये सारे प्रिकॉशंस को दिमाग में रखते हुए आप ये एक्शन लेंगे, और थोड़ा सा उसे ज़्यादा प्रिविलेज प्रोवाइड करेंगे।
अब यहाँ पे ये नहीं कह सकता कोई आपसे कि आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बड़े वाले बच्चे से कोई दिक्कत है या नफरत है या आप उसे मानते नहीं या आप नहीं चाहते कि वो ज़्यादा अच्छा हो पाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बड़े वाले बच्चे की फिक्र नहीं है या आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं उन दोनों को लेके या उन दोनों की केयर को लेके। अगर ऐसे कोई रीज़न देता है आपको तो जाहिर है वो रीज़न इनवैलिड है, वो सारे के सारे रीज़न फालतू के हैं। ये आपको भी मालूम है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको छोटे से ज़्यादा लगाव है, बड़े से कोई दुश्मनी है। यहाँ पे आप ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको एहसास है इस बात का कि छोटे को ज़रूरत है हेल्प की, सपोर्ट की और केयर की। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, हो सकता है छोटा वाला बच्चा ज़्यादा दिक्कत में चला जाए। तो ये केयर आप तब तक करते हैं उस छोटे बच्चे की जब तक आपको नहीं समझ में आता कि वो कैपेबल हो गया है या अब वो जिम्मेदार हो गया है, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, चल सकता है और इवन दौड़ भी सकता है। अब इनकी जगह अगर मैं एक ऐसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ कि एक बच्चा जो है वो थोड़ा सा वीक है, हेल्थ इशू है उसको, और एक बच्चा जो है वो स्ट्रांग है और डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि छोटे वाले बच्चे को आपको ज़्यादा विटामिन देनी है, ज़्यादा न्यूट्रिशन देने हैं, ज़्यादा ऐसी चीज़ें खिलानी है जो उसकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। यहाँ पे अगर आप एक मिडिल क्लास इंसान हैं तो वो सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि बड़े वाले को आप इग्नोर कर रहे हैं। ऑल दो कोशिश करेंगे आप दोनों को इक्वल सर्व करने की, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इसका कंक्लूजन आपकी फैमिली ये नहीं निकालेगी बैठ के कि कहीं ना कहीं ज्यादा आप भाव दे रहे हैं छोटे बच्चे को या उस बच्चे को जो हेल्दी नहीं है। यहाँ पे ये अपने जहन में बिठाने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि कोई हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उन दोनों बच्चों में, चाहे वो हेल्दी हो या वीकर हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ये हम तब तक करेंगे जब तक कैपेबल नहीं हो जाते और जब तक दोनों के दोनों इक्वल नहीं हो जाते। इस पूरी स्टोरी को अगर हम एक बड़े पैमाने पे देखें, बड़े लेवल पे देखें तो ये देश एक परिवार है और उस परिवार में दो तरह के लोग हैं। एक ऐसे हैं जो स्ट्रांग हैं, जो कैपेबल हैं, और एक ऐसे हैं जो नहीं हैं, जिन्हें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि इन्हें कुछ समय तक के लिए न्यूट्रिशन देने हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनको खुराक देनी पड़ेगी सो दैट जाके आगे ये इक्वल हो जाएं उनके जो ऑलरेडी कैपेबल है अपनी ज़िंदगी सम्मान के साथ जीने में, अपनी ज़िंदगी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके जीने में और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरह से जीने में। दोस्तों, सालों से हो रहे क्राइम और एट्रोसिटीज इतने ज़्यादा हावी हो चुके हैं इन पे कि ज़िंदगी का जो दूसरा पहलू है, जहाँ ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ऐसी कोई चीज़ है या ऐसा कुछ होगा, इसकी एक्सपेक्टेशन ये सारे के सारे लोग छोड़ चुके हैं। अनटचेबिलिटी, डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल, कॉलेजेस और एजुकेशन प्लेसेस, इवन डिस्टेंस फ्रॉम टेम्पल्स, मंदिर में जाने तक के लिए मना कर देना, नो सोशल स्टेटस, नो इन्वॉल्वमेंट इन फैमिली, एक सेपरेट कॉलोनी दे देना, पानी इनसे ना पीना, ये कितनी दुखद बात। इवन ये तक डिसाइड कर लिया गया कि ये हमारे समाज में रहने लायक नहीं है, इनको दूसरी जगह दो रहने के लिए, अवॉइड करो इनको। अगर ये वहां से गुजर रहे हैं तो उस रास्ते से मत जाना, वो रास्ता तक खराब हो चुका है। ये फिक्स कर दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ ये स्लेवरी के लिए पैदा हुए हैं। अब आप समझिए दोस्तों कि अगर ये सारी की सारी चीजें गलत हैं तो आज ऐसा क्यों है कि ज्यादातर लैंडलॉर्ड जो हैं वो स्वर्ण कास्ट के लोग हैं। ये सारी चीजें इनको और इनकी फैमिली को या इनकी मेंटल हेल्थ को कितना हैम्पर करती होंगी दोस्तों, अगर आप ये सोचने बैठे। इनकी घर की औरतों तक का मजाक उड़ाया जाता था, बच्चों तक को ये दिखाया जाता था, समझाया जाता था कि अनटचेबिलिटी क्या है, क्यों नहीं टच करना है और तुम हो कौन। भरे समाज में नीचे बैठने को कहा जाता था। ये कितनी बड़ी रिस्पेक्ट है। आज आपको या हमें किसी के घर में अगर हम जा रहे हैं, वहां पे कोई अगर बैठने को ना पूछे, इवन चेयर में, तो हमें हर्ट होता है। तो इनके साथ उस वक्त क्या गुजरी होगी जब भरे समाज में इनको कहा जाता था कि तुम दलित हो या तुम इस कास्ट से हो तो तुम वहां बैठो, नीचे बैठो, यहाँ बराबरी में नहीं बैठ सकते। और ये सारी चीजें अगर आपको पुरानी लग रही हो तो ये IIT का रिसेंट केस है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस बच्चे ने सुसाइड कर ली। और क्यों कर ली? जस्ट बिकॉज क्योंकि इसके कॉलेज में इसे चिढ़ाया जाता था कि तुम SC ST हो या इस कास्ट से हो। हाथरस का केस भी बहुत पुराना नहीं हुआ है दोस्तों, और अगर आपको और बारीकी से समझना है तो आप इवन जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एक्चुअल में क्या कंडीशन है ऑन ग्राउंड। अब कई लोगों का यहाँ पे ये भी कहना है कि अगर रिजर्वेशन देना ही है तो क्यों उनको देते हो आप कास्ट के बेसिस पे, उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए उनके फाइनेंशियल कंडीशन के बेसिस पे। सो ये जवाब उनके लिए है। एक्चुअली में जब रिजर्वेशन ऐड किया जा रहा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो इस बेसिस पे नहीं ऐड किया जा रहा था कि कौन फाइनेंशियली वीक है या कौन फाइनेंशियली स्ट्रांग है। ये इस बेसिस पे ऐड किया जा रहा था कि किसको रिप्रेजेंटेशन कम मिला है या किसका सोशल स्टेटस छीना गया है, और इन सारी चीज़ों को एम्पावर करने के लिए रिजर्वेशन दिया गया। द अनदर थिंग कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से देख रहे होंगे तो जो क्लिप मैंने शेयर की थी वहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सोशल स्टेटस नहीं सुधरता है
आपकी फाइनेंशियल स्टेटस सुधरने के बाद। सो फाइनली ये एक कंपनसेशन है उस पेन के बदले जो उन्होंने हजारों सालों तक फेस किया है। यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूंगा मैं, इन दिनों सोशल मीडिया में काफी ज्यादा हाईलाइटेड भी है कि ये कुछ दलित समाज हैं या कुछ ऐसे लोग हैं दलित समाज से जो पूजा करते हैं और आरती करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। सो वहां पे हम कमेंट कर देते हैं, मजाक उड़ा लेते हैं। ये क्यों नहीं समझ पाते हैं कि जिन लोगों को वो सदियों तक दूर रखा गया एजुकेशन से, भगवान से और सो कॉल्ड एजुकेटेड सोसाइटी से, उन लोगों को भला क्या ही मालूम होगा कि भगवान कौन है, आरती किसकी होनी चाहिए या पूजा किसको करनी चाहिए। आप ये सोच के देखिए कि आपको बचपन से लेके जाने ना दिया जाए मंदिर के पास, तो आपको भला क्या ही नॉलेज होगा कि मंदिर क्या होता है, पूजा क्या होती है और पूजा किसकी होती है। उस सो कॉल्ड एजुकेटेड सोसाइटी ने कभी क्या इन्हें बताया कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है, या कभी ये सिखाया कि आरती कैसे गाई जानी चाहिए, आरती होती कैसे है। ये जब अगर बुक पढ़ते थे तो वहां से लोग अगर देखते थे कि ये बुक पढ़ रहे हैं तो उस बुक को फाड़ के भी फेंक दिया जाता था। और ये मैं कुछ अपने से बना के नहीं बोल रहा हूँ, आप सर्च कर सकते हैं, आप खुद की भी रिसर्च कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि सारी की सारी बातें सच हैं। ऐसे में किसी ऐसे इंसान को भगवान मानना जो लाखों या करोड़ों लोगों में से अलग होके आता है और सिर्फ इनके वेलफेयर की बात करता है, जहां वो सारे के सारे एजुकेटेड लोग इनको किनारे कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे और ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे थे जैसे ये जानवर है, इंसान है ही नहीं, तो क्यों ना माने ये भगवान उसे, क्योंकि भगवान के समान ही उन्होंने इनके साथ काम किया है। दोस्तों, कास्ट का डिवीजन और डिस्क्रिप्शन हमें मनुस्मृति में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अथॉरिटेटिव बुक है। जीसस क्राइस्ट के जन्म के इवन 1000 साल पहले लिखी गई थी। सो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि कैसे कैसे डिवीजन्स हैं। अब उस बुक में जो डिवीजन किए गए हैं वो एक्चुअली में ड्यूटी यानी कि कर्म के बेसिस पे किए गए हैं कि अगर आप ये काम करते हो तो आप ये कहलाओगे, ये करते हो तो ये कहलाओगे। अब यहाँ पे बहुत ही जेन्युइन और एक मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट को भी क्लियर करना चाहूंगा। ये जो वर्ड है कास्ट, ये हमारे किसी भी धर्म में, किसी भी बुक में कहीं भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है, और ना ही ये डिवीजन की किस चीज़ को किस क्रम में रखेंगे, कौन सी कास्ट ऊपर है, कौन सी कास्ट नीचे है, ये कहीं पे भी नहीं दिया गया है। किसी भी एंगल से इस चीज़ को प्रूव नहीं किया गया है। ये देन है दोस्तों एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हर्बर्ट होप रिस्ले की। 1901 में ये इन महाशय की ही देन थी कि ये ऑर्डर है कास्ट के, इस तरह से डिवीजन होंगे, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये प्रायोरिटी में है, इसको रिस्पेक्ट मिलनी है, वो सारी की सारी चीज़ें। और इतना ही नहीं, ये जो अलाइन करते थे ऑर्डर्स का कि कास्ट कौन सी ऊपर होगी कौन सी नीचे होगी, वो इस बेसिस पे करते थे कि आपका माथा बड़ा है तो आप ये हैं, आपका पाँव बड़ा है तो आप ये हैं, आपके शोल्डर्स जो हैं अगर ऐसे हैं तो आप ये कास्ट होंगी, आपकी अगर चिन या जॉ लाइन है तो अगर ऐसी है तो ये होगी। तो यानी कि फिजिकल लुक के बेसिस पे ये डिसाइड करते थे कि किसकी कौन सी कास्ट होगी। 1931 में जब इंडिया में दूसरी बार कास्ट के बेसिस पे जनगणना हुई, काउंटिंग हुई, तब जिस ऑर्डर में इन्होंने कास्ट लिखी थी वो भी ऊपर से नीचे लिखी थी, यानी कि जो इनके अकॉर्डिंग अच्छा है उसको सबसे ऊपर रखा गया था और इनके अकॉर्डिंग जो बुरा है उनको सबसे नीचे रखा गया था। तो जो ऑर्डर का अलाइनमेंट था इन्होंने ऊंच नीच देख कर की, ना कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर आप किसी भी ऑर्डर को चेक करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में भी इवन, तो वो सारी की सारी चीज़ें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती हैं। मगर यहाँ पे इन्होंने अपना दिमाग लगाया और उस दिमाग लगाने का रिजल्ट आज हम सबके सामने। सो ये कॉन्ट्रीब्यूशन उन्हीं का था। बाकी हिंदू धर्म में या सनातन में किसी भी ऐसी बुक में ये सब नहीं लिखा है कि तेली बड़े हैं या साहू बड़े हैं, ठाकुर बड़े हैं या ब्राह्मण छोटे हैं। कहीं पे भी ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। मनुस्मृति में भी जो क्लासिफिकेशन है वो ऐसा है कि ब्रह्मा के हेड से उत्पत्ति होती है ब्राह्मणों की, जिनका काम होता है टीचिंग का और प्रीस्ट का, यानी कि पूजा पाठ करने का। उसके बाद आम से उत्पत्ति होती है क्षत्रिय की, जिन्हें वॉरियर और रूलर के लिए अपॉइंट किया गया। थाई से वैश्यास यानी कि फार्मर, ट्रेडर्स और मर्चेंट। टोज से शूद्रास यानी कि लेबर्स। इस पूरी हायरार्की से हट के एक और डिवीजन है, वो है दलित का, यानी कि मेनियल जॉब करने वालों का। अब यहाँ कुल 3000 कास्ट बताई जाती हैं, 25,000 सब कास्ट बताई जाती हैं, जो सारी की सारी ऑक्यूपेशन बेस्ड कास्ट हैं। अब इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का भी कुछ लोग गलत मतलब निकालते हैं कि सर ऊपर यानी कि ऊपर वाली कास्ट जो है वो ऊंची कास्ट है, पैर नीचे यानी कि जो पैर से निकली हुई कास्ट है वो नीची कास्ट है। जबकि ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बस है। ब्राह्मणों का रिप्रेजेंटेशन सर से किया गया है क्योंकि उनको जो भी काम करने होते हैं उनमें दिमाग लगता है, यानी कि टीचिंग और प्रीस्ट वाले काम। सो वो ऐसे काम करेंगे, इसलिए उनका रिप्रेजेंटेशन सर से है। नेक्स्ट जो आता है वो रिप्रेजेंटेशन आर्म से आता है, यानी कि क्षत्रियस का। आर्म्स जो होते हैं वो सिंबल होते हैं पावर और मस्कुलिनिटी का। थाइज जो होती है वो सपोर्ट सिस्टम होती है हेड का और अपर बॉडी का, यानी कि इनकम और इकोनॉमिकल चीजों का।
सो जो थाइज रिप्रेजेंटेशन होता है वहाँ पे जो लोग रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो ट्रेडर्स, बिजनेसमैन होते हैं, और जाहिर सी बात है इनका बहुत बड़ा रोल होता है एक सोसाइटी को चलाने का। उसके बाद टोज यानी कि लोड ऑफ एवरीथिंग विच कैन ओनली बी टेकन बाय हार्ड वर्क एंड विच इन्वॉल्व्स फिजिकल एफर्ट्स। अब हिस्टोरियंस के माने तो 18th सेंचुरी तक बेहद आसान था एक कास्ट से दूसरी कास्ट पे मूव करना, ये यूं कहें कि एक ड्यूटी से दूसरी ड्यूटी पे मूव करना बहुत ही कॉमन था ये। लेकिन फिर जैसा कि मैंने अभी बताया कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद कास्ट को भी इंपॉर्टेंस दी जाने लगी, और इसके पीछे कई सारे कारण थे जो कि इस वीडियो के टॉपिक से रिलेट नहीं करते, तो उनका डिस्कशन भी यहाँ पे मैं नहीं करूंगा। बट देयर वर सेवरल रीजन जिसके कारण से कास्ट को भी इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि पहले तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी कास्ट की, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद से ट्रीट किया जाने लगा कास्ट को एक इम्पॉर्टेंट इशू, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मान के लोग जीने लगे, जज किया जाने लगा आपके काम के अकॉर्डिंग, और रिस्पेक्ट मिलने लगी आपके काम के अकॉर्डिंग आपको। पहले इंडिया में ये सब नहीं होता था, बराबर रिस्पेक्ट मिलती थी, लेकिन ये कल्चर उनका है कि रिस्पेक्ट हर इंसान को उसके काम के हिसाब से देना। तो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट की गई, और यहाँ पे भी यही हुआ। ऊंच नीच फैली, लोगों में नफरत फैली, अपनी ही कम्युनिटी में लोग लड़ने लग गए। यहाँ तक कि ये सब डिसाइड होने लग गया कि एक ब्राह्मण है तो वो पानी नहीं पिएगा शूद्र से, एक ठाकुर है तो वो इन लोगों से दूर रहेगा, ये लोग टच नहीं करेंगे उन्हें। जहाँ जहाँ दलित जाते थे वहाँ वहाँ इन्हें झाड़ू लगानी पड़ती थी, और कई कई जगह तो इनके रास्ते स्पेसिफिक कर दिए जाते थे कि सिर्फ इस रास्ते से वो लोग जाएंगे, अगर कहीं जाएंगे, ये मेन रोड में नहीं आ सकते हैं। सो ये बहुत सारी चीजें लागू कर दी गई थी इनके ऊपर। इवन अगर ये अपने लिमिट क्रॉस कर दें या धोखे से किसी को टच भी कर दें तो इनके लिए बहुत से स्पेसिफिक पनिशमेंट्स भी होते थे। ये चीजें आप देख सकते हैं उस वक्त की बनी गई कुछ बॉलीवुड मूवीज में, जहां पे ये छुआछूत को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। 1947 में दोस्तों देश तो आजाद हो गया था, लेकिन हमारे विचार आजाद नहीं हो पाए थे, जीने का तरीका वही था। सोसाइटी वैसे ही जी रही थी, वैसे ही जजमेंटल लोग थे, और वैसा ही ट्रीटमेंट किया जाता था दलितों के साथ जैसा किया जा रहा था उस वक्त जब अंग्रेज थे यहाँ। दोस्तों कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ और रिजर्वेशन के लिए आवाज उठाने वाले 3 लोग थे उस वक्त, भीमराव अंबेडकर, शाहू जी महाराज और ज्योतिराव फुले, जिसमें से शाहू जी महाराज पहले इंसान थे जिन्होंने मॉडर्न इंडिया में रिजर्वेशन के लिए आवाज उठाई थी, और 26 जुलाई 1902 में 50% रिजर्वेशन दलित के लिए लागू किया था इन्होंने एजुकेशन सेक्टर और जॉब सेक्टर में। दोस्तों 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड किया गया कि कास्ट के बेसिस पे किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और एक कोशिश की गई उन लोगों को जस्टिस दिलाने में जिनके साथ इनजस्टिस हुई बीते कई सालों में। 1989 में दोस्तों रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया गया। पहले जहां ये SC/ST तक लिमिटेड था, उसके बाद ये अब OBC के लिए भी इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन गवर्नमेंट ने स्टेप बैक नहीं लिया, उन्होंने ये लागू किया, और इस तरह से रिजर्वेशन की एंट्री होती है पॉलिटिक्स में। सो दोस्तों इंट्रोडक्शन तो हुआ था रिजर्वेशन का लोगों के भले के लिए, लेकिन नेता और पार्टी जो थी, जो आते गए लीडर्स और पार्टीज आती गई, वो सब के सब अपना भला करने के लिए रिजर्वेशन को यूज करने लगे। रिजर्वेशन से जहां इंप्रूवमेंट हुआ है कुछ सोसाइटी को या कुछ सेक्टर को कुछ हद तक, वहीं दूसरी सोसाइटी और दूसरे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा अपने जिंदगी को लेकर और अपने सपनों को लेकर। अब क्या इंप्रूवमेंट हुआ, कैसा इंप्रूवमेंट हुआ, डेटा क्या कहता है, सर्वे क्या कहता है, कितने हद तक सोसाइटी में चेंजेस आए, कितने हद तक नहीं आए, जिसको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है वो कैसे सर्वाइव कर रहा है, पॉलिटिक्स और लीडर ने इसका कैसे यूज किया, क्यों यूज किया, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, कंक्लूजन क्या है, क्या रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो किस किस कंडीशन और किस किस टर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सो दैट इसका डिसएडवांटेज उन लोगों को ना मिले जो लोग इसके दायरे में नहीं आते। इन सारे सवालों के जवाब जानना बेहद जरूरी है दोस्तों, और इन सारे सवालों के जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, जहां बातें होंगी डेटा पे, फैक्ट पे, सर्वेस पे, रिपोर्ट्स पे और आउटकम्स पे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टच कर लीजिए, सो दैट नोटिफिकेशन आपको मिल सके जब भी वो वीडियो अपलोड हो। हाउएवर इस वीडियो को भी आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू प्रोवाइड होती है या थोड़ी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका क्या मानना है, रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।